एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट ने कल अपने तमाम तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसमें उनके एसेट्स की डिटेल्स भी हैं, उनकी शहरियत के हवाले से भी डिटेल्स हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि हुकूमतों में एडवाइजर्स भी रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने असासों की तफसीलात जारी नहीं की, क्योंकि कानून उनको पाबंद नहीं करता था। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप लोगों ने ये जाहिर किया है, आपने भी अपने असासे जाहिर किए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि तमाम लोग अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। अब आगे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इस पर बाकायदा आपको लगता है कि कानून साजी होनी चाहिए, ताकि आइंदा जो भी हुकूमत हो, उसमें जो भी स्पेशल असिस्टेंट हो, एडवाइजर्स हो, उनके लिए ये पाबंदी हो, जैसे एक इलेक्टेड नुमाइंदे के लिए पाबंदी होती है अपने तमाम एसेट्स को डिक्लेयर करना और नेशनलिटी को डिक्लेयर करना? देखिए शहजाद, बिल्कुल हमने एक स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया है, ऑल्दो इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कानून के अंदर इसकी कोई ऐसी चीज़ दरकार नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का और हमारी वफाकी काबीना का एक मुतफ़िका फैसला था कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए तमाम SAPMs और एडवाइजर्स सिर्फ 5 ही हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो अपने असासे जाहिर करें। ये पहला स्टेप था, और असासे जाहिर करके ज़ाहिर बात आपने कैबिनेट डिवीजन को सबमिट किए। उसके बाद दूसरा फैसला किया गया कि जिस तरह से इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, चाहे वो सेनेटर हैं या MNAs हैं और सूबों में MPs होते हैं, उनके असासे चूंकि पब्लिक के लिए पब्लिक कर दिए जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनके असासों को भी पब्लिक कर दिया जाए। ये इस वक्त एक प्रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन इसको आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में परमानेंट करने के लिए बहरहाल कानून साजी की ज़रूरत होगी, और उसमें हमें बिलाशुबा अपोजिशन जमातों का भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि इसको अगर आप परमानेंट बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है इलेक्टेड लोगों की, वो आर्टिकल 63 है आइन का, उसके तहत है, उसका सबसेक्शन C है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर ये इंसर्ट कर दिया जाए, स्पेशली एडवाइजर्स जो हैं, एडवाइजर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 5 एडवाइजर्स की इजाज़त है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आइन में कोई उस तरह से वाजे नहीं लिखा हुआ कि उनको अपने असासे भी जाहिर करने हैं, जैसे कि असेंबली के मेंबरान को करने हैं, क्योंकि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज है वो स्पेसिफिक पार्लियामेंटेरियंस के लिए है, उसमें एडवाइजर्स फॉल नहीं करते। तो उस क्लैरिटी के लिए मैं समझता हूं कि अगर इसमें पोजीशन जमातें सारी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, अगर वो इस आइडिया पे मुत्तफिक हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्कुल की जा सकती है। आपकी कानूनी राय भी इस पर मैं जानना चाहूंगा शहजाद अकबर साहब, क्योंकि डुअल नेशनल के हवाले से अब ये सामने आया कि आपकी जो मुआविन ख़ुसूसी थे, उनमें से 3 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटी है। अब वो भी काबीना की मीटिंग्स में बैठते हैं, फैसला साजी में हिस्सा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई इलेक्टेड नुमाइंदा जो कि कैबिनेट में पहुंचा है, वो डुअल नेशनल नहीं हो सकता। तो ये एक बाकायदा फ़र्क है हमारे कानून में। आपको नहीं लगता इस तफरीक को ख़त्म होना चाहिए और एक जैसा कानून होना चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो कि काबीना की मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, फैसला साजी में सामने आते हैं? मैं इसको आपको एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ही जवाब देना चाहूँगा। इसमें कोई पॉलिटिकल साइड नहीं है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए, जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जिनको काबीना में जो बैठते हैं, वो इनविटेशन पे बैठते हैं, उनकी कोई राइट नहीं है, उनका कोई हक नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई SAPM है या एडवाइजर है, वो हक से नहीं काबीना के इजलास में बैठ सकता, उसको इनवाइट ही किया जाता है। और फिर जब एग्जीक्यूटिव डिसीजन कोई लिया जाता है, किसी चीज के ऊपर दस्तखत किए जाते हैं, तो वो भी अनइलेक्टेड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अवेलेबल नहीं है जी। माजी में भी रवायत रही है, SAPMs हैं जो मुशावरत के लिए होते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा ओहदा है एडवाइजर का, जो एक मिनिस्ट्री में भी बैठते हैं, लेकिन वो किसी भी एग्जीक्यूटिव समरी के ऊपर साइन नहीं कर सकते। तो ये फर्क तो मौजूद है, और ये बड़ा क्लियर फर्क है। अब जहां तक आपकी बात है कि चूंकि वो काबीना के इजलास में बैठते हैं, और ये रवायत रही है कि स्पेशल असिस्टेंट्स एडवाइजर्स, बाय द वे मैं आपको ये भी बताता चलूं, हमारे तमाम स्पेशल असिस्टेंट्स को इनवाइट नहीं किया जाता हर काबीना की मीटिंग में। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हर मीटिंग में होते हैं, एक मीटिंग में भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं पाए गए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, कुछ ऐसे हैं जिनका रोल ऐसा है या उनकी एक्सपर्टीज ऐसी है कि उनका सब्जेक्ट मैटर तकरीबन हर में आता है। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो SAPM और एडवाइजर्स के पास नहीं है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एज पर द स्कीम ऑफ थिंग्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहर कैफ जो इलेक्टेड लोग हैं उनके हाथ में ही है। वो ही समरीज के ऊपर और अहकामात के ऊपर दस्तखत भी कर सकते हैं और हतमी राय भी दे सकते हैं।
SAPMs और एडवाइजर्स को कैबिनेट मीटिंग में इनवाइट भी किया जाता है और बोलने का मौका भी दिया जाता है। अब जहां तक ये बात आ रही है कानून में जो दोहरी शरीयत वाली है, वो हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 63C है जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कहता है कि या तो अगर किसी दूसरे मुल्क का शहरी हो या शहरियत हासिल कर ले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें वाज़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी अगर हम ये बनाना चाहें कि उस पर तो आप तफसील से बात कर चुके हैं, उस पर आपका मौक़िफ़ भी आ गया शहजाद अकबर साहब। अब ये बताइएगा कि एक तो कानूनी मामला है, लेकिन एक सियासी बयानिया इमरान खान साहब का रहा है और उनका बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रहा है। आज से नहीं, 2012-13 से वो उनका ये मौक़िफ़ था कि कोई शख्स जो डुअल नेशनल हो उसको ना वजारत मिलनी चाहिए, ना किसी ऐसे अहम ओहदे पर होना चाहिए जहां बैठकर वो मुल्की फैसले कर रहा हो, मुशावरत कर रहा हो। तो उस अगर बयानिए से आप देखें, उस स्टैंडर्ड से देखें जो इमरान खान साहब ने सेट किया था, तो अब वो मुआवने खसूसी जो कि PR रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इकामा भी तनकीद कर चुके हैं, या डुअल नेशनल है, वो कैसे फिर काबीना का हिस्सा रहेंगे, कैसे फिर वो उनके मुआवने खसूसी रहेंगे? शहजाद, इसमें मैं आपका इंट्रो भी सुना, आपने जितने वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयानात चलाए वो भी मैंने बड़े तफसील से गौर से सुने। देखिए, उन तमाम बयानात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कह रहे हैं, वो उस वक्त के कानून की भी बात कर रहे हैं और असूली बात भी कर रहे हैं। और ये जिस वक्त के बयानात हैं उस वक्त तक हमारे यहाँ इतनी क्लैरिटी नहीं आई थी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज है उसमें गैर मुल्की शरीयत के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। फिर उसके बाद आपने देखा 2016-17 में जजमेंट्स आई, काफी सारे केस आए, उसमें एक डिस्टिंक्शन भी पैदा की गई जो ख्वाजा आसिफ के केस में पैदा की गई। उन सब की रोशनी में जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब माजी में भी करते रहे हैं, अभी भी उस पर कायम है, असेंबली में डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक अपनी इस वक्त आप ये भी देखिए कि हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान रेमिटेंस भी भिजवाते हैं, वो पाकिस्तान के इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी सपोर्ट उनके अंदर भी मौजूद है। इसलिए ये क्वेश्चन 2019 में भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुकूमत में आने के बाद रेज किया और ये इस पर कोई अपनी हतमी राय नहीं दी। इसमें सिंपल सवाल ये पैदा किया जा रहा है कि क्या, और इसके लिए हमें मुशावरत की जरूरत होगी अपोजिशन जमातों से, और जब भी तब्दील होगा आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। और काबीना के अंदर इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डुअल नेशनल तब ही शामिल हो सकेंगे जब वो पार्लियामेंटेरियन बन सकेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। लेकिन SAPMs और जो एडवाइजर्स हैं उनके लिए कानून में ये छूट हासिल है। लेकिन देखिए ये एक कानूनी बात तो एक हो गई। इमरान खान साहब जो असूली बात करते थे वो इशू ये था, वो कहते थे कि देखिए इनके पास एक बैकअप प्लान होता है, पाकिस्तान आते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं, तो इस तरह तो सियासत पाकिस्तान में हो नहीं सकती। और पाकिस्तान में मिसाल भी मौजूद है, आपने अगर इंट्रोडक्शन सुना हो, मैंने शौकत अजीज साहब की मिसाल दी, वो चले गए। आइंदा भी कोई ऐसा स्पेशल असिस्टेंट है जिसके पास मिसाल के तौर पे आप उससे डेटा शेयर करते हैं, कोई और इशू है, बाद में जाके कुछ मसला बनता है, कोई इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कहाँ आप पकड़ने जाएंगे किसी डुअल नेशनल को? ये तो नहीं होता हमारे यहाँ। शहजाद, जहां तक पकड़ने की बात है तो उसमें नेशनलिटी मेरे ख्याल में इज लीस्ट ऑफ एन इशू, बिकॉज मुझे ये बात बताइए, क्या इसहाक डार के पास डुअल नेशनलिटी थी, या शरीफ खानदान पूरा जो लंदन में बैठा है उनके पास डुअल नेशनलिटी थी? जिसने इस मुल्क से भाग के जाना है उसे डुअल नेशनलिटी की जरूरत नहीं होती, वो मुल्क के आसान हो जाता है, प्यारा देके उसको भगा देते हैं। बात सिंपल सी ये है कि आपको कानून के दायरे के अंदर रहना है। स्पेशल असिस्टेंस का काम इस वक्त और हमेशा से ये रहा है, वो मावनत फराम करना है बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल बैकग्राउंड, जिसके भी उनके पास एक्सपर्टीज हैं या एजुकेशन है, नॉलेज है, उनके पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात नहीं है। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी केस में ये कहा था कि आप जो है वजीर नहीं बन सकते, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर को इस बात पे लिया जाता है, जिस पर आप भी बात करें कि दस्तखत उनके नहीं होते, मतलब वो एडवाइस देने में भी होते हैं, मीटिंग्स में भी बैठते हैं, प्लान का हिस्सा होते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं, पूरा कोविड का जो पूरा प्लान बनाया उसमें वो शामिल रहे। PTDC को बंद करना है, उनके होटल्स को बंद करना है, मुलाजमीन को बरतरफ करना है, इस पर आकर जुल्फी बुखारी साहब बाकायदा बात करते रहे कि ये हमारा प्लान है। तो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस वो ले लेते हैं, सिर्फ कहते हैं दस्तखत हमने नहीं किए फाइल पर। शहजाद, फिर मैं दोहराऊंगा, देखिए एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन जब काबीना फैसला करती है उसके ऊपर, जब काबीना के फैसलों के ऊपर दस्तखत होते हैं तो वो इलेक्टेड लोगों का ही होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी मशावरत को मान लिया गया है। बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जहां पे एक अनइलेक्टेड आदमी है, बेशक वो दोहरी शरीयत का हो, अगर वो SAPM है और अपने को एडवाइस देता है, उसकी एडवाइस नहीं मानी जाती है। लेकिन मशावरत का मतलब ये तो नहीं है उस पर अमल कर दिया जाए, और ये बड़ी एक थिन लाइन है, और इसके अंदर बड़ा एक मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकता है कि समटाइम ये लग सकता है। अब जिस तरह देखिए, मेरा चूंकि लीगल बैकग्राउंड है,
मैं हर चीज के ऊपर अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फौरन कह देता हूं कि देखिए ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है और जो इलेक्टेड लोगों ने करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अनइलेक्टेड आदमी चाहे वो SAPM है या एडवाइजर है तो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो मुशावरत देता है। अगर वो एडवाइजर है या SAPM है तो मतलब हफीज शेख साहब जो कि एडवाइजर है एडवाइजर है ऑन फाइनेंस टू द प्राइम मिनिस्टर, वो सिर्फ मशवरे दे रहे होते हैं, वो कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर्स नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो क्योंकि एडवाइजर जो है, और ये देखिए मेरी राय हफीज शेख साहब के बारे में नहीं है, ये किसी भी माजी के दौर में VA जाफरी साहब थे, वो एडवाइजर थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के, फाइनेंस मिनिस्टर वाज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। उसके बाद माजी में भी आप नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में देख रहे हैं तो वहां पे भी जब एडवाइजर थे तो वो। अच्छा शहजाद साहब, एक और मामला जो है वो उस पर भी इमरान खान साहब बड़ा बात करते रहे कि सियासतदानों के अगर असासे बाहर होंगे, बाहर वो अपने एसेट्स जमा करेंगे तो वो पाकिस्तान में कैसे उनकी वफादारी होगी? उनको चाहिए असासे बेचे, पाकिस्तान आए और फिर वो सियासत में हिस्सा लें, फिर वो इन अहम पोजीशंस पर हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि एक तो साहिब हैसियत अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, उनके असासे अभी भी बाहर हैं। फिर आप ये भी कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी लोग पैसा भी लेकर आएंगे पाकिस्तान में, लेकिन इनके असासे भी बाहर है, फिर भी ये अहम ओहदों पर फायज हैं, इनके असासे बाहर रहेंगे तो दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप अपने असासे पाकिस्तान लेकर आए? देखिए दूसरी बात फिर से है कि ये इलेक्टेड लोग नहीं है, ये सबसे पहले SAPM जो एडवाइजर जो है वो स्पेशलिस्ट हैं और उनके अगर असासे बाहर हैं तो कहीं तो लोग ऐसे हैं जो बाहर से ही पाकिस्तान में आए हैं। अब उसकी तो एक लॉजिक है कि उनके असासे बाहर होंगे। ये जरूर है कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि आपके असासे पाकिस्तान में होने चाहिए, आप यहाँ रहें अगर आप सियासत में आते हैं। अब इन्हीं SAPMs में से कुछ लोग अगर सियासत में आना चाहें, एडवाइजर्स में से सियासत में आना चाहें, पार्टी में आना चाहें, तो मैं तो जितना PTI को जानता हूँ इसके अंदर क्रिटिसिज्म इतना मौजूद है कि जिसके भी असासे बाहर हैं, अब तो बड़ी अच्छी बात है सबके असासे पब्लिक कर दिए गए हैं, तो हमारी तो पार्टी इतनी लिबरल है और इतनी उसके अंदर डेमोक्रेसी है कि लोग आवाज उठाएंगे जी कि आपके सारे असासे बाहर हैं, आप पाकिस्तान लेके आए। तो मेरे ख्याल में ये बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ये बहस इमरान खान साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे कि वो लोग जो अहम ओहदों पर हो, वजारतों पे हो, उनके पैसे बाहर नहीं होने चाहिए। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर हम ये बात है कि जो लोग उस डिसीजन मेकिंग में हैं, यानी कि इस मुल्क का अगर वजीर दिफा है जो कि इलेक्टेड है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसके पास अकामा है और 20 लाख रुपया माहाना तनख्वाह वो दुबई की एक कंपनी से वसूल करता है, वो एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। लेकिन एक स्पेशल असिस्टेंट है जो पहले पैदा ही बाहर हुआ है, जमा पला बड़ा अरब है, वो किसी एक्सपर्टी में आके अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं कर रहा और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो उसके जब उनको अहम ओहदों पर फाइज करके उनसे स्टेट सीक्रेट भी आप शेयर कर सकते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, डिजिटाइजेशन का डेटा वो शेयर कर रहे हो, कुछ भी उनका हो ऐसा इशू, उस पर आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो करें ना। नहीं आप शहजाद देखिए मसला इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि चूंकि जो न्यूज है वो इट इज अ बैड न्यूज ना। अगर एक अच्छी खबर है उसमें तारीफ का पहलू हो तो उसका सेगमेंट सिर्फ 2 मिनट का होता है। नहीं, तारीफ मैंने आपको कर दी, लेकिन जो सवालात उठेंगे वो सवालात भी इमरान खान साहब के स्टैंडर्ड से ही मैं दे रहा हूं। अगर आप मेरी पर्सनल राय जानेंगे शायद वो पर्सनल राय मुख्तलिफ हो, मैं तो इमरान खान साहब के तय करदा स्टैंडर्ड पे बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ और मैं हरगिज आपके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि हम असल में बेसिकली इस पे सवाल उठा रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, मैं भी सवाल, और सारे सवाल अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आपके बहुत सारे सवाल बड़े वैलिड हैं और ये सारे सवाल हमारे लोगों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इलेक्टेड नुमाइंदे, तो उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा कोविड, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अब जो पॉजिटिव केसेस की तादाद कम होती जा रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।